नमस्कार। सर। बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे की कक्षाओं में हम लगातार कहानी और उपन्यास के तत्वों पर बातचीत करते हुए आ रहे हैं और हमने यह सामान्य अंतर भी जाना है कि कहानी और उपन्यास में क्या क्या भेद हैं। कहानी और उपन्यास की तात्विक समीक्षा अगर करनी हो तो समीक्षा हम कैसे करेंगे। इन 3 विषयों पर हमने बहुत प्यार से, गंभीरता से चर्चा की है और मुझे उम्मीद है कि आप उस विषय को ठीक से समझ पाने में कामयाब हुए होंगे। आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण है और आज हम जानेंगे हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास, या यूं कह लें इसे हम हिंदी कहानी की विकास यात्रा। कि हिंदी कहानी की विकास यात्रा कहाँ से प्रारंभ होकर और आज के समय तक उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, इस पे हम क्रमशः एक एक करके चर्चा करेंगे। आप देखें कि कहानी और कथा का प्रचलन तो भारतीय समाज में बहुत पुराने समय से रहा है और मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ कहानियों का भी विकास होता चला गया और कहानियों ने मानव सभ्यता के तमाम सारे मूल्यों को अपने आप में संरक्षित रखा है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं हिंदी कहानी की विकास यात्रा, तो हमारा संबंध आधुनिक काल की हिंदी कहानी की विकास यात्रा से है। और आपको मालूम होगा, थोड़ा आप ध्यान देंगे तो पीछे जब हमने कहानी और उपन्यास का परिचय पढ़ा था तब हमने जाना था कि जो शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट है, जिसके जनक के कौन थे, एडगर एलन पो। तो शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट जो थी, उस शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट में क्या किया जा रहा था कि समाज के यथार्थ को प्रतिबिंबित किया जा रहा था। समाज के यथार्थ को उकेरने वाली कहानियां हुआ करती थी। उसके प्रभाव में हिंदी में जो कहानी आरंभ हुई आधुनिक काल में, तो हमारा संबंध उस कहानी से है। उस शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट के परिणाम स्वरूप जो हिंदी में कहानियां लिखी जाने लगी, उससे हमारा संबंध है। और साथ ही साथ आप यह भी जानते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा जब आई तो बहुत सारी अंग्रेजी साहित्य की प्रवृत्तियां भी हमारे सामने आई। नवजागरण का दौर था, हम उनसे प्रभावित हो रहे थे, वो हमसे प्रभावित हो रहे थे। तो साहित्यिक प्रवृत्तियों के आगमन के फलस्वरूप जो अंग्रेजी शिक्षा के कारण जो साहित्यिक प्रवृत्तियां आई, तो उससे भी जो कहानी लेखन में एक यथार्थवाद आया, समाज की जो वास्तविक स्थिति के रेखांकन की बात कहानीकारों ने शुरू की, उससे हमारा संबंध है हिंदी कहानी का। और हिंदी कहानी का आरंभ मूलतः द्विवेदी युग में आरंभ होता है। द्विवेदी युग के बारे में जानते हैं ना? ठीक है। तो आप सब जानते हैं कि गद्य विधाएं जो थी, जितनी भी गद्य विधाएं, उन सभी गद्य विधाओं का आगमन कब हुआ? आधुनिक काल में हुआ। रीति काल तक का जो साहित्य था वह क्या था? पद्य साहित्य था। और गद्य विधाओं का आगमन कैसे हुआ ये भी आप जानते हैं। आप यह जानते हैं कि आधुनिक काल में जब सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, तो उन्होंने अपने समय के तमाम सारे लेखकों को उत्साहित करना प्रारंभ किया कि वे लेख लिखें, वह विचारों की बात करें, और इसी दौरान कहानियां भी लिखी जाने लगी। और द्विवेदी युग से आप कह सकते हैं कि हिंदी कहानी की विकास यात्रा का प्रारंभ होता है, जो अब तक अनवरत चलता आ रहा है। और इस यात्रा में कई सारे पड़ाव हैं, कई सारी प्रवृत्तियां हैं, कई सारे महान महान कहानीकार और लेखक जुड़े हैं इस यात्रा में। और आगे चलकर समकालीन साठोत्तरी कहानी या समकालीन कहानी जो जिसे आप समझेंगे, उसमें बहुत सारे कहानी आंदोलन भी हुए। तो उन कहानी आंदोलनों को और एक एक चरण को, हिंदी कहानी की विकास यात्रा जो एक चरण से दूसरे चरण, दूसरे चरण से तीसरे चरण में आई है, और उनका कालक्रम क्या है, उन सब पे हम गंभीरतापूर्वक आज की कक्षा में विवेचना करेंगे, उस पर हम बातचीत करेंगे। हिंदी कहानी की विकास यात्रा पर आने से पहले एक प्रश्न जो आप सबके मन में होगा या उठता है, या विद्वानों ने जिस पे भी बहुत गंभीरता से चर्चा की है, वह प्रश्न यह है कि हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाए? हिंदी की पहली कहानी कौन है? इसको लेकर के विद्वानों में काफ़ी मतभेद है, अलग अलग उनके राय हैं। और इसका एक बड़ा कारण यह है, कहानी के तत्व। आप सब जानते हैं कि कहानी के कुल कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व होते हैं। तो प्रारंभिक दौर में जब गद्य का आगमन हुआ और बहुत सारे रचनाकार लेखक कहानियां लिखने लगे, तो तमाम तरह की रचनाएं प्रकाश में आने लगी। लेकिन उसमें समस्या इस बात की थी कि जो कहानियां लिखी जा रही थी प्रारंभिक दौर में, उन कहानियों में कहानी के तत्व कितने हैं? अब जाहिर सी बात है, अगर किसी रचना में, किसी कहानी में अगर कहानी के तत्व नहीं होंगे तो उसे हम कहानी नहीं कह पाएंगे, उसे हम कहानी नहीं मान सकेंगे। तो इस आधार पर काफी चर्चा परिचर्चा और विद्वानों की राय जो है वह अलग है। ठीक है। अगर हम
कालक्रम की दृष्टि से अगर देखने की कोशिश करें हिंदी की पहली कहानी के संबंध में, तो सैयद इंसा अल्लाह खान की एक कहानी आती है, 1803 में प्रकाशित हुई, और उस कहानी का नाम था रानी केतकी की कहानी। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि रानी केतकी की कहानी कालक्रम की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी कही जाती है, लेकिन इंसा अल्लाह खान की इस कहानी, जिसका नाम रानी केतकी की कहानी था, इसमें कहानी के तत्वों का घोर अभाव है। जो संवाद है, जो वातावरण है, चरित्र चित्रण है, जो कहानी के 6 तत्व होते हैं, वो कहानी के 6 तत्व इस कहानी में लगभग नदारद हैं, लगभग नहीं के बराबर है। तो इसे आप कहानी के तत्वों पे पहली कहानी नहीं मान सकते हैं। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो कालक्रम की दृष्टि से 19वीं शताब्दी के अंत में 2 और कहानीकारों और कहानियों का नाम आता है। ठीक है, उसमें पहली कहानी है शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी। उस कहानी का नाम था राजा भोज का सपना। और दूसरी कहानी आती है स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र की कहानी, और उनकी कहानी का नाम था एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। ये 2 कहानियां कालक्रम की दृष्टि से आगे आती हैं, जिनका नाम लिया जाता है, लेकिन इन कहानियों में भी कहानी के तत्वों का अभाव देखने को मिलता है। और इन कहानियों में एक कथा के साथ साथ निबंधात्मक शैली है। तो ये कहानियां कम और कथात्मक निबंध ज्यादा है, इसलिए इन्हें भी कहानी तत्व की दृष्टि से, कहानी के तत्वों के आधार पर इसे भी हम हिंदी की पहली कहानी नहीं मान सकते। इसके बाद कालक्रम की दृष्टि से वर्ष 1900 में एक कहानी प्रकाशित हुई, किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी, और उस कहानी का नाम था इंदुमती, जो कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे महान आलोचक और विद्वान ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना है, कहा है कि इसे हिंदी की पहली कहानी माना जा सकता है। लेकिन उनका यह भी कहना था कि अगर यह कहानी किसी और रचना के प्रभाव में न लिखी गई हो तो इसे हम हिंदी की कहानी मान सकते हैं। लेकिन आगे यह समझ में आया उस कहानी को पढ़ने और देखने के बाद विद्वानों और आलोचकों ने यह प्रस्तावित किया कि यह जो कहानी थी वह शेक्सपियर की महत्वपूर्ण कहानी द टेम्पेस्ट की छाया में लिखी गई कहानी है। यानी कि एक तरह से आप कहें कि उसकी नकल करते हुए यह कहानी लिखी गई है। तो इसमें मौलिकता का अभाव है। कहानीकार ने कहानी तो लिखी है, लेकिन यह शेक्सपियर की कहानी द टेम्पेस्ट की छाया में, उसके प्रभाव में लिखी गई कहानी है। तो इसमें कहानीकार का जो एक मौलिक चिंतन होता है, मौलिक पात्र योजना होती है, मौलिक वर्णन होता है, घटनाओं और चरित्रों की जो योजना होती है, वह मौलिकता यहाँ देखने को नहीं मिलती है। तो इसलिए भी इसे कहानी तत्वों के हिसाब से, कहानी के तत्वों के आधार पर या मौलिकता की दृष्टि से इसे हिंदी की पहली कहानी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। उसी दौरान वर्ष 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र नामक एक पत्रिका में माधवराव सप्रे की एक कहानी प्रकाशित हुई, और उस कहानी का नाम था एक टोकरी भर मिट्टी। कहानी का नाम क्या था बच्चों? एक टोकरी भर मिट्टी। तो छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित माधवराव सप्रे की यह जो कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, जिसमें एक विधवा स्त्री और जमींदार की कहानी है, तो इस कहानी में कहानी के तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और मौलिकता भी है। इसलिए अब लगभग यह सर्वमान्य हो चुका है और सबने यह मान लिया है, इसको स्वीकृति मिल गई है कि कहानी के तत्वों और मौलिकता की दृष्टि के आधार पर माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1901 है, जो छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, उसे हिंदी की पहली कहानी माना जा सकता है, या वह हिंदी की पहली कहानी है जो कहानी के तत्व और मौलिकता दोनों ही आधारों पर क्या होती है? खरी उतरती है। तो इस आधार पर अब आप बताएं हिंदी की पहली मौलिक कहानी कौन सी है? एक टोकरी भर मिट्टी, और उसके लेखक कौन थे? माधवराव सप्रे। ठीक है। हालांकि डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रणयिनी प्रणय नामक कहानी, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी की ही कहानी है, उसे हिंदी की पहली कहानी माना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मैंने आपको बताया है कि वो हिंदुमती को, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी की ही कहानी है, उसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। जबकि देवी प्रसाद वर्मा एक महत्वपूर्ण आलोचक हुए, देवी प्रसाद वर्मा ने माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी माना है। तो इस तरह से आप देखें तो हिंदी की पहली कहानी कौन है?
यह विवाद इस विषय पर आकर के सुलझ जाता है कि हिंदी की पहली कहानी वास्तव में माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी है। ठीक है, हालांकि प्रारंभिक दौर में सरस्वती पत्रिका में और भी तमाम तरह की कहानियां प्रकाशित हुई जिसमें कहानी के तत्व भी देखने को मिलते हैं, लेकिन कालक्रम की दृष्टि से चूंकि यह एक टोकरी भर मिट्टी वर्ष 1901 में प्रकाशित हुई थी, इसमें कहानी के तत्व भी हैं और मौलिकता भी है, इसलिए इसे हम हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। लेकिन वे कहानियां जो प्रारंभिक दौर में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हो रही थी उनका भी जिक्र कर लेना चाहिए। उसमें जो प्रमुख कहानी है वह है 11 वर्ष का समय, जो स्वयं किसकी कहानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, जो प्रारंभिक दौर की कहानी है। साथ ही साथ इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी, उसका जिक्र मैंने किया ही। प्रणयिनी प्रणय जो कि किशोरीलाल गोस्वामी की ही कहानी है, वह भी प्रारंभिक दौर की कहानी है। दुलाई वाली जो कि बंग महिला लेखिका उसकी जो है वो बंग महिला है, उनकी महत्वपूर्ण कहानी जो सरस्वती में प्रारंभिक दौर में प्रकाशित हुई थी। भगवान दास की एक महत्वपूर्ण कहानी जिसका नाम था प्लेग की चुड़ैल। ठीक है, तो ये प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, ना दुलाई वाली या किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती और गुलबहार, गुलबहार भी किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है। ये वो प्रारंभिक कहानियां हैं जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई और इनमें कहानी के तत्व भी हैं, लेकिन कालक्रम की दृष्टि से और कहानी के तत्वों और मौलिकता के आधार पर माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की पहली मौलिक और कहानी के तत्वों के आधार पर पहली कहानी मानी जा सकती है। ठीक है, तो यह विवाद सुलझ गया कि हिंदी की पहली कहानी कौन है। हिंदी की पहली कहानी कौन है? माधवराव सप्रे। लेकिन अगर आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना, तो आपका उत्तर क्या होगा? इंदुमती। आई बात समझ में? बच्चन सिंह ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है, तो क्या उत्तर होगा? प्रणयिनी प्रणय। वह भी किसकी कहानी? किशोरीलाल गोस्वामी की। ठीक है, और माधवराव सप्रे की जो कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, जिसे हिंदी की पहली कहानी माना गया है, इसे किस आलोचक ने हिंदी की पहली कहानी माना है? देवी प्रसाद वर्मा। ठीक है, देवी प्रसाद वर्मा ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। ठीक है, तो अब इस प्रश्न पे आपकी समझ स्पष्ट हो गई कि हिंदी की पहली कहानी कौन है, और इसको लेकर के जो बातचीत थी, जो कहानियां सरस्वती में प्रकाशित हुई थी प्रारंभिक दौर में, उस पर भी हमने बात कर ली। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब हिंदी की पहली कहानी सुलझ जाने के बाद, और चूंकि हिंदी कहानी का की विकास यात्रा ही प्रारंभ होती है द्विवेदी युग से, अब आगे चूंकि अब तक हिंदी कहानी क्या हो रही है? लिखी जा रही है, तो उसकी जो विकास यात्रा है, उस विकास यात्रा को हम कैसे देख सकते हैं, उसे किन किन चरणों में हम विभाजित कर सकते हैं। तो आप सबको मालूम होगा कि भारत में एक महान साहित्यकार हुआ, ऐसे तो बड़े सारे साहित्यकार हुए, लेकिन एक ऐसा महान साहित्यकार हुआ जिसे हमने कथा सम्राट कहा। किसे कहा गया है? कथा सम्राट प्रेमचंद को। प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा गया है। तो कोई ऐसा लेखक रचनाकार जिसने किसी एक विधा विशेष में अपने समस्त युग को और आने वाली पीढ़ियों और आने वाले समय को भी लगातार प्रभावित किया है, तो उसको केंद्र में रखकर उस पूरी यात्रा को हमें देखना चाहिए, या हम उस पूरी यात्रा को क्या करते हैं? देखते हैं। तो प्रेमचंद्र को केंद्र में रखकर हम हिंदी कहानी की जो विकास यात्रा है उसको अलग अलग चरणों में क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। ठीक है, इस आधार पर हिंदी कहानी की जो विकास यात्रा है उसके 5 चरण हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। वो 5 चरण कौन कौन से हैं, पहले बोर्ड पर लिख देता हूं, फिर एक एक चरण पर हम बातचीत करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेमचंद को केंद्र में रखकर हिंदी कहानी की विकास यात्रा को हम 5 चरणों में देखते हैं। कितने चरणों में देखते हैं? 5। पहला चरण है प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, उसका समय है 1900 वर्ष 1 से 1915। ठीक है। दूसरा चरण है प्रेमचंद युग, उसका समय है 1915 से 1936 मोटे तौर पे। ठीक है। उसके बाद आता है प्रेमचंदोत्तर। प्रेमचंदोत्तर का मतलब है कि प्रेमचंद के बाद। आई बात समझ में? प्रेमचंदोत्तर युग का समय 1936 से 1955 और यह हिंदी कहानी की विकास यात्रा का तीसरा चरण है। चौथा चरण है नई कहानी। ठीक है, 1955 से 1960 तक। पांचवा और अंतिम चरण है नई कहानी के परवर्ती आंदोलन, की नई कहानी के बाद कौन कौन से कहानी आंदोलन हुए। ठीक है, और जिसे क्या समकालीन कहानी भी कह सकते हैं। अब तक 1960 से लेकर अब तक, यानी कि नई कहानी के बाद जो कहानी आंदोलन हुए और उसके बाद से अब तक की जो कहानी यात्रा है वह, उसको हम 5वें चरण के रूप में देखते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके
प्रत्येक युग की जो कहानी है उस कहानी की विशेषता क्या रही, किस तरह की कहानियां उस दौर में लिखी गई और कौन कौन से महत्वपूर्ण कहानीकार उस दौर के रहे और कौन महत्वपूर्ण कहानियां रही, इस पे हम संक्षेप में एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। ठीक, हिंदी कहानी की विकास यात्रा का जो पहला चरण है वह है प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी की विकास यात्रा का आरंभिक चरण है, जहां कहानी अपना स्वरूप ग्रहण कर रही थी, विकसित हो रही थी। और आपको मैंने बताया भी कि द शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदी में कहानियां अब लिखी जा रही थी। तो एक तरफ नवजागरण का भी प्रभाव था इस दौर के कहानीकारों के ऊपर, और दूसरी तरफ भारतीय जो आदर्श थे, भारतीय जो मूल्य थे, भारतीय जो नैतिकता थी, उस भारतीय नैतिकता, आदर्श और मूल्यों को लेकर के भी कहानियां लिखी जा रही थी। तो इस दौर की कहानियों की जो मूल भावना थी वह मूल भावना थी करुणा, प्रेम, आदर्श, नैतिकता जैसे भावों की क्या करना, स्थापना कर पाना। चूंकि देश नवजागरण के दौर से गुजर रहा था, इसलिए सुधारवादी और राष्ट्रवादी विचारधारा की भी कहानियां इस दौर में लिखी जा रही थी। तो इन कहानियों का मुख्य विषय सुधारवाद और राष्ट्रवाद था, चूंकि नवजागरण का प्रभाव था, और साथ ही साथ दया, करुणा, प्रेम, मानवीय मूल्य और आदर्श की स्थापना जैसी भावों की कहानियां इस दौर में लिखी जा रही थी। ठीक है, इस दौर की जो कहानियां हैं उसमें जो प्रमुख कहानीकार हैं वो वही लोग हैं जो प्रारंभिक कहानियां हैं हिंदी की, जिनके बारे में हमने बातचीत की कि जो हिंदी की प्रारंभिक कहानियां हैं, प्रारंभिक दौर की कहानियां, वही सारे कहानीकार इस दौर की कहानियों में भी आते हैं, जिसमें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जिनकी महत्वपूर्ण कहानी कौन सी है, 11 वर्ष का समय। किशोरीलाल जी की कहानी इंदुमती, ठीक है। माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। बंग महिला की कहानी दुलाई वाली, ठीक है। बंग महिला का जो मूल नाम था वह था राजेंद्र बाला घोष, महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। इस दौर के एक और अत्यंत महत्वपूर्ण कहानीकार हुए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियां लिखी। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, उनकी 3 कहानियां हैं। लेकिन इन 3 कहानियों में उसने कहा था जो कहानी है वह कहानी कला की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी है। और हम कह सकते हैं कि उसने कहा था कहानी प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी की जो विकास यात्रा है उसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, या सर्वाधिक मूल्यवान अगर उपलब्धि है तो हम यह कह सकते हैं कि वह कहानी उसने कहा था। और प्रेम पर आधारित कहानी है, अद्भुत प्रेम की कहानी है, जिसमें त्याग, बलिदान और समर्पण जैसे मूल्यों को कहानीकार ने बहुत खूबसूरती के साथ पिरोया है। इस कहानी का एक प्रमुख पात्र है, उसका नाम है लहना सिंह। क्या नाम है उसका? लहना सिंह। लहना सिंह बचपन में अपनी किसी मित्र से प्रेम करता है। तो बचपन में जिस लड़की से वह प्रेम करता है उसकी शादी किसी और से हो जाती है, और ऐसी परिस्थिति बनती है कि जिस लड़की से प्रेम करता है लहना सिंह, उसी के पति की रक्षा करने के लिए युद्ध के मैदान में जाकर के अपने प्राणों का क्या कर देता है? बलिदान कर देता है। और फ्लैशबैक में लिखी गई कहानी है। तो प्रेम का मूल्य कितना उदात्त, कितना ऊंचा हो सकता है, इस भाव को बहुत गंभीरता के साथ उसने कहा था कहानी में। चंद्रधर शर्मा ने, गुलेरी ने क्या किया है? प्रस्तावित किया है। और इस कहानी में आधुनिक हिंदी कहानी की जो विशेषता है वह साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो प्रारंभिक कहानियां जो प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी है, उस कहानी में अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण कहानी या की बात अगर की जाए तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहानी की अगर बात की जाए तो वह कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था। और आप सबको यह कहानी पढ़नी चाहिए। इंटरनेट पर यह कहानी उपलब्ध है, आज आप जाएं और इस कहानी को आप पढ़ें कि कितनी खूबसूरत कहानी है। दो लोगों के प्रेम संबंधों को दिखाती हुई इतनी अद्भुत और अपूर्व कहानी है, आप सबको पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब प्रेमचंद पूर्व युग की कहानियों के बारे में आप समझ गए, कौन कौन से कहानीकार हैं और कौन कौन सी कहानियां, और कहानी का विषय क्या था। कहानी का विषय क्या था? सुधारवाद और राष्ट्रीय विचारधारा, जो कि नवजागरण की प्रतिक्रिया स्वरूप कहानियों का विषय बनता जा रहा था। साथ ही साथ दया, करुणा, प्रेम, समाज में नैतिकता और आदर्श जैसे मूल्यों की स्थापना करना इस दौर की कहानियों के क्या विषय हुआ करते थे। ठीक है, और प्रमुख कहानीकारों का भी नाम मैंने बता दिया। अब जब आप नोट्स बनाएंगे या परीक्षा में इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो कैसे करेंगे? हिंदी कहानी की विकास यात्रा के 5 चरण बताएंगे,
प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी के क्या क्या विषय हैं, 2-3 बिंदु वह लिख देंगे। महत्वपूर्ण कहानियां और महत्वपूर्ण कहानियां, बस आगे बात समझ में, फिर आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद जो दूसरा युग है वह कौन सा युग है, प्रेमचंद युग, ठीक है, या प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, ठीक है। इस युग में हिंदी कहानी को कलात्मक रूप से और वैचारिक रूप से बहुत ऊंचाई मिली, क्योंकि प्रेमचंद अब बहुत सक्रिय ढंग से इस दौर में लगातार कहानियां लिख रहे थे। और प्रेमचंद के साथ साथ जयशंकर प्रसाद भी इसी दौर के कहानीकार हैं। और अगर आप चाहें तो इस युग को प्रेमचंद और प्रसाद युगीन हिंदी कहानी भी लिख सकते हैं। इस विकास चरण को हमें यह समझना है कि इस दौर के जो 2 महत्वपूर्ण कहानीकार हुए, प्रेमचंद और प्रसाद, उन्होंने कैसे उस पूरे दौर को प्रभावित किया और कैसे एक युगीन चेतना कहानी के माध्यम से लोगों के मन में पैदा हुई। तो आप सबको मालूम होगा कि प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, धनपत राय था। क्या नाम था, असली नाम धनपत राय था। और प्रेमचंद ने प्रारंभ में उर्दू में कहानी लिखने का प्रारंभ किया और उर्दू में वो नवाब राय के नाम से कहानी लिखते थे। किस नाम से कहानी लिखते थे, नवाब राय। और उनका पहला उर्दू का कहानी संग्रह आया 1907 में, सोजे वतन नामक पहला कहानी संग्रह उनका उर्दू में प्रकाशित हुआ। और उस कहानी संग्रह में उन्होंने राष्ट्रीयता की बातें की थी, स्वतंत्रता की बातें की थी, देश की जनता को जगाने का प्रयास किया था। और अंग्रेजी हुकूमत थी, तो अंग्रेजी हुकूमत ने सोजे वतन को क्या कर लिया, जब्त कर लिया। उस कहानी संग्रह को क्या कर लिया, जब्त कर लिया, लोगों के बीच में आने ही नहीं दिया। उसके बाद से प्रेमचंद ने हिंदी में कहानी लिखने का काम प्रारंभ किया और प्रेमचंद नाम से वह हिंदी में कहानी लिखने लगे। आई बात समझ में। तो यह भी जाने कि उर्दू में किस नाम से लिखते थे वो, नवाब राय के नाम से। मूल नाम क्या था, धनपत राय। और हिंदी में किस नाम से लिखते थे, प्रेमचंद के नाम से लिखते थे। आगे बात समझ में। तो प्रेमचंद ने अपने समस्त युग को बहुत गहराई से प्रभावित किया और समाज का जो यथार्थ था, समाज की जो वास्तविकता थी, उस वास्तविकता का चित्रण किया। उनकी कहानियों में किसान, गरीब, समाज के वंचित तबके के लोगों का चित्रण है, ग्रामीण जीवन का चित्रण है। एक बहुत विविध संसार रचा है अपनी पूरी कहानियों में। और उस विविध संचार में तमाम तरह के पात्र आते हैं, तमाम तरह की अनुभूतियां आती हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के पात्र आते हैं। आप ईदगाह कहानी को याद करिए, किस तरह से बाल मनोविज्ञान को लेकर के लिखी गई उनकी एक अद्भुत कहानी है, जिसमें एक बच्चे का मनोविज्ञान भी है और समाज की उस वास्तविकता का भी चित्रण है, उस यथार्थ का भी चित्रण है कि समाज में ऐसे कितने ही लोग हैं जो गरीबी और मुफलिसी में एक खराब जिंदगी जीने के लिए क्या हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। तो प्रेमचंद का जो कथा संसार है वह बहुत विपुल कथा संसार है, विषयों की भरमार है, विषयों की विविधता है। और उन विषयों की विविधता में वह समाज को एक दिशा देने का प्रयास करते हैं। आदर्श की बातें होती है, नैतिकता की बातें होती है। कहानी कहीं ना कहीं पाठक के भीतर एक नैतिकता बोध पैदा करती है और पाठक को जगाने का प्रयास करती है कि एक बेहतर समाज के निर्माण में उसकी क्या भूमिका हो सकती है। तो साहित्य का एक महत्वपूर्ण काम जो पाठक और श्रोता की चेतना पे एक खरोच पैदा कर सके, पाठक कहानी और रचना को पढ़ने के बाद थोड़ा जागृत हो सके, उस जागृति की दिशा में प्रेमचंद की कहानियों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और प्रेमचंद ने जो पात्र गढ़े हैं अपनी कहानियों में, चाहे वह ईदगाह कहानी का हामिद हो, अमीना हो, या उनके उपन्यासों के आप पात्र देख लें, गोदान का होरी हो या धनिया हो, इन पात्रों में एक जीवंतता है, एक सजीवता है। ऐसा लगता है कि हम अपने ही समाज के किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं। उन संवादों में हम अपने समाज के तमाम सारे दृश्यों के रंग देखते हैं और उन दृश्यों में समाज की वास्तविकता भी है, समाज की बदरंगी भी है, यथार्थ भी है। वो तमाम सारे दृश्य जो एक समाज में होते हैं, वो तमाम सारे यथार्थ की तरंगे जो एक समाज में होती हैं, उन यथार्थ की तरंगों की शिनाख्त है, पहचान है प्रेमचंद की कहानियों में। और प्रेमचंद ने लगभग कुल 300 कहानियां लिखी हैं। 300 कहानियां, बहुत होती हैं 300 कहानियां, होती है कि नहीं होती हैं। और उन 300 कहानियों को आगे चलकर मानसरोवर के 8 खंडों में क्या किया गया है, प्रकाशित किया गया है। ठीक है। इस दौर के दूसरे जो महत्वपूर्ण कहानीकार है वो है जयशंकर प्रसाद। प्रसाद का विषय थोड़ा अलग है। प्रसाद का जो दृष्टिकोण है वह है राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक आदर्शवाद। ठीक है। तो राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक आदर्शवाद उनकी कहानियों का मूल विषय है
और उस कहानी में वह अतीत की तरफ जाते हैं, ऐतिहासिकता को आधार बनाते हैं और कहानी लिखते हैं। प्रसाद और प्रेमचंद में मूलभूत अंतर यह है कि प्रसाद व्यक्ति की निजी अनुभूतियों को कहानियों में क्या करते हैं, जगह देते हैं। इसलिए प्रसाद की कहानियों में प्रेम, करुणा जैसे भाव, कल्पना की उड़ान जैसे भाव प्रमुखता से आए हैं। राष्ट्र के गौरव का भाव, ये तमाम तरह के जो दृश्य हैं उनकी कहानियों में देखने को मिलते हैं। आप थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो इस समय पे आप अगर गौर करें 1915 से 1936, यह वह समय है जो राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत हलचलों से भरा हुआ समय था। आप याद करें कि 1917 में भारत की सक्रिय राजनीति में महात्मा गांधी का आगमन हो चुका था, चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हो चुका था और महात्मा गांधी अपने समस्त युगीन चेतना और समाज को गहराई से क्या कर रहे थे, प्रभावित कर रहे थे। और इसका प्रभाव उस दौर के साहित्यकारों पर भी पड़ा, रचनाकारों पर भी पड़ा। और प्रेमचंद की कहानियों में, प्रेमचंद की रचनाओं में आप देखेंगे कि महात्मा गांधी के जो मूल्य हैं, अहिंसा के जो मूल्य हैं, हृदय परिवर्तन के जो मूल्य हैं, नैतिकता के जो मूल्य हैं, वो नैतिकता के मूल्य, अहिंसा, सत्य और हृदय परिवर्तन के मूल्य गहराई से देखने को मिलते हैं। प्रसाद की कहानियों में वो सीधे सीधे देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी आप देखें कि जिस तरह से महात्मा गांधी धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते थे, व्यक्ति के चुनाव की जो बात करते थे, धर्म के चुनाव की बात, ठीक है, रहन सहन के चुनाव की बात, तो वो स्वतंत्रता की जो छटाएं हैं वो प्रसाद की कहानियों में देखने को मिलती हैं। तो सीधे सीधे तो ना सही, लेकिन आप देखें तो प्रकारांतर से ऐसी बहुत सारी विशेषताएं गांधी के व्यक्तित्व की हैं या उनकी बातों की जो उन्होंने समाज को देने का प्रयास किया, उसका प्रभाव प्रसाद की कहानियों में भी देखने को मिलता है। लेकिन प्रसाद और प्रेमचंद की कहानियों का जो मूल अंतर यह है, वो यह है कि प्रसाद की कहानियों में समाज के तमाम सारे रूप चित्रित हुए हैं, ठीक है, समाज में वो गहराई से धंसे हुए हैं और समाज को एक आदर्शोन्मुखी स्थिति की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं कि समाज कैसा हो, इसकी वह बात करते हैं, लोगों को जागृत करने का प्रयास करते हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानियों में सांस्कृतिक विमर्श है, सांस्कृतिक छटाएं हैं, राष्ट्रवाद है। प्रसाद का दृष्टिकोण जो है वह राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक आदर्शवाद का है, ठीक है। इस दौर के अन्य भी महत्वपूर्ण कहानीकार हुए, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का नाम आता है, जिनकी कहानी गल्प मंदिर है या कल्लोल, उनकी दो कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं। साथ ही साथ इनकी कहानी ताई कहानी हिंदी की महत्वपूर्ण कहानी है। इस दौर के एक और महत्वपूर्ण कहानीकार सुदर्शन हुए, उनकी एक बड़ी चर्चित कहानी है हार की जीत, आपने पढ़ी भी होगी स्कूल के दिनों में, कहानी बहुत सुंदर और बहुत प्यारी कहानी है। इस दौर के अन्य कहानीकारों में चतुर्सेन शास्त्री का नाम आता है, जिनकी महत्वपूर्ण कहानी अम्बपालिका, प्रबुद्ध और भिक्षुराज प्रमुख है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आप याद करें 1915 से 1936, छायावाद का समय क्या है, 1918 से 1936, तो छायावाद के दौर के प्रमुख कवि हैं निराला। तो निराला ने भी कविता के साथ साथ कहानियां भी लिखी और वह प्रेमचंद युगीन महत्वपूर्ण एक हिंदी कहानीकारों की श्रेणी में आते हैं। उनकी प्रमुख कहानी है लीली, सखी। इस दौर के एक और महत्वपूर्ण कहानीकार हुए भगवती चरण वर्मा, जिनकी दो बड़ी प्रसिद्ध कहानियां हैं, इंस्टॉलमेंट और बाके। तो इन कहानीकारों ने मूल रूप से समाज के यथार्थ का चित्रण किया, एक आदर्श स्थिति की बात उन्होंने की और अपने अपने ढंग से समाज को जागृत करने का प्रयास किया, ठीक है। वह जो सुधारवादी कार्यक्रम द्विवेदी युग में जो बढ़ रहा था, वह उसको और अधिक गति मिली और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत भी कहानी लिखी जाने लगी। तो ये मूल विषय थे प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी के, और उस दौर के कहानीकारों ने कौन कौन सी, और भी इस दौर के और भी बड़े बड़े कहानीकार हुए जिन्होंने कहानियां लिखी, लेकिन मोटे तौर पे जो कुछ प्रमुख कहानीकार थे उनका नाम मैंने आपको बताया, ठीक है। अब अगला चरण है वह है प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी, ठीक है प्यारे बच्चे। अब आते हैं हिंदी कहानी की विकास यात्रा के तीसरे चरण पे, और वह तीसरा चरण कौन सा है, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी। समय सीमा क्या है, 1936 ईस्वी से 1955 ईस्वी, ठीक है। प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी से मतलब है कि प्रेमचंद के बाद, ठीक है। पूर्व मतलब पहले और उत्तर मतलब बाद, ठीक है। आप इसे चाहें तो उत्तर प्रेमचंद हिंदी कहानी भी लिख सकते हैं या प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी भी लिख सकते हैं। इस युग की जो कहानियां हैं इसमें मुख्यतः दो धाराएं देखने को मिलती है। पहली धारा मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित कहानियां, और दूसरी धारा जो है वह सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत से प्रभावित कहानियां। एक एक करके दोनों को हम समझ लेंगे पहले की है क्या।
आप जानते हैं कि कार्ल मार्क्स एक बहुत महान विचारक हुए, ठीक है, जिन्होंने मार्क्स का सिद्धांत दिया। तो मार्क्स का सिद्धांत क्या कहता है कि समाज में दो ही वर्ग हैं, एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग। शोषक वर्ग क्या करता है, जो वंचित लोग हैं, सर्वहारा लोग हैं, जो गरीब हैं, मजदूर हैं, उनका क्या करता है, शोषण करता है और उनके श्रम से, ठीक है, अपने लिए पूंजी पैदा करता है। तो जो पहली धारा थी, जो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थी, उस विचारधारा के कहानीकारों ने इस तरह की कहानियां लिखी जिसमें समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, जो अत्यंत गरीब है, अत्यंत मजदूर है, लाचार है, विवश है, उसकी स्थिति का चित्रण किया और उसके हक की बात की, उसके अधिकारों की बात की अपनी कहानी में। और प्रकारांतर से यह विषय प्रस्तावित किया कि सबको समाज में एक तरह से जीने का अधिकार मिलना चाहिए, एक तरह से बराबरी का हक सभी को मिलना चाहिए। तो यह जो कहानी थी, जो प्रगतिवादी विचारधारा, जिसे आप राजनीति में जो मार्क्सवाद है, साहित्य में आप उसे प्रगतिवादी कहते हैं, ठीक है ना, प्रगतिवादी चेतना। आप जब आगे छायावाद के बाद जब प्रगतिवादी काव्य जब हम बात करेंगे आपसे, तो उसमें बताएंगे कि कैसे समाजवादी जो सिद्धांत है या मार्क्सवाद का जो सिद्धांत है, उसी सिद्धांत को हम साहित्य में क्या कहते हैं, प्रगतिवादी सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। जो प्रगतिवादी सिद्धांत के जो कहानीकार थे या मार्क्सवादी विचारधारा से से प्रभावित जो कहानीकार थे, उन कहानीकारों ने भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, शोषण, इस तरह से आधारित जो समाज और जीवन है उसका गहराई से रेखांकन किया, चित्रण किया। और इनका ध्यान कहानी की कला पर नहीं था, कहानी को कलात्मक बनाया जाए, इस बात पे इनका ध्यान नहीं था। इनका मूल ध्यान इस बात पे था कि समाज का वास्तविक चित्र कैसे प्रस्तुत किया जाए, जिसमें समाज का वह वंचित तबका, पिछड़ा वर्ग, शोषित वर्ग, उसकी समस्याएं क्या है, उसके जीवन की चुनौतियां क्या है, उन समस्याओं और जीवन की चुनौतियों पर इन्होंने लेखनी चलाई, ठीक है। इस धारा के जो कहानीकार है, महत्वपूर्ण कहानीकार, उस कहानीकार में उसमें यशपाल का नाम आता है, राहुल सांकृत्यायन का नाम आता है। कौन सी धारा, मार्क्सवादी विचारधारा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ध्यान है आप लोगों का। तो यशपाल का नाम आता है, आपको नागार्जुन का नाम आता है, राहुल सांकृत्यायन का नाम आता है, विष्णु प्रभाकर का नाम आता है। ये जो कहानीकार हैं, इनकी कहानियों में अधिकांश जो है प्रगतिवादी चेतना या मार्क्सवादी चेतना देखने को मिलती है, ठीक है। उदाहरण के लिए यशपाल की एक महत्वपूर्ण कहानी है भूख के 3 दिन, ठीक है। भूख के 3 दिन नामक उस कहानी में बेरोजगारी और भूखमरी का बहुत ही मर्मांतक चित्रण कहानीकार ने प्रस्तुत किया है और साथ ही साथ वर्ग भेद का भी चित्रण किया है। आप याद करिए निराला की कविता वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर में भी इसी प्रगतिवादी चेतना का वर्णन किया गया कि एक तरफ दिखाया है कवि ने कि एक तरफ वह स्त्री पत्थर तोड़ रही है, पेट के लिए मजबूर है, विवश है, और उस मजबूरी ने उसे उस दोपहरी चिलचिलाती दोपहरी में मजदूरी करने पे विवश किया है। और वह सामने देखती है नजरें उठा के तो एक बहुत आलीशान भवन उसकी आंखों के सामने खड़ा है। कवि ने यहाँ प्रतीक के माध्यम से बताया कि इसी समाज का एक जीवन वह भी है जो आलीशान भवन में रहता है, सब प्रकार की सुख सुविधाओं में रहता है, और एक वर्ग जो अभी पत्थर तोड़ रहा है इस चिलचिलाती धूप में जहाँ लू चल रही है और बाहर निकल पाना भी क्या है, मुश्किल हो रहा है। तो जो भावधाराएं प्रगतिवादी चेतना की कविताओं में प्रस्तुत की जा रही थी, मार्क्सवाद से अनुप्राणित जो धाराएं थी या समाजवाद से अनुप्राणित जो भावबोध था या मार्क्सवाद से अनुप्राणित जो भावबोध था, जो कविताओं में प्रदर्शित किया जा रहा था, वही भावबोध जो प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी की जो पहली धारा है, ठीक है ना, जो धारा मार्क्सवाद से प्रभावित है या प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित धारा है, उसमें भी वही भावबोध प्रस्तुत किया जा रहा था, ठीक है। यशपाल की जो अन्य कहानियां हैं उसमें एक कहानी है सुख, फूलों का कुर्ता, ठीक। इस कहानी में भी उन्होंने आर्थिक रूप से जो शोषण होता है समाज के वंचित लोगों का, उसका चित्रण किया है। नारी के शोषण का भी चित्रण किया है कि नारी कैसे शोषित हो रही है, पीड़ित हो रही है, यानी कि हर एक वर्ग जो मूलभूत अधिकारों से वंचित है, जीवन की स्वतंत्रता से वंचित है, और जिसके अधिकारों का हनन हो रहा है, जिसके जीवन के मूलभूत जो पक्ष हैं, उन मूलभूत पक्षों को कहीं ना कहीं समाज ने छीन लिया है या किसी और वर्ग ने अधिकार जमा लिया है, इसका गहराई से चित्रण पहली धारा के कहानीकारों ने किया,
ठीक है, आगे बात समझ में। जो दूसरी धारा थी इस दौर की वह थी मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, पहली धारा क्या थी? मार्क्सवाद। ठीक है, और दूसरी धारा क्या थी? मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद जो विचारधारा है वह फ्राइड की विचारधारा से प्रभावित है। ठीक है, जो बहुत बड़े महान मनोवैज्ञानिक हुए। ठीक है, तो मनोविज्ञान की दिशा में फ्राइड ने बहुत महान काम किया, बहुत से प्रयोग किए, बहुत सी किताबें लिखी। तो दूसरी धारा जो थी वह फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित थी। और इस धारा के 3 प्रमुख कहानीकार हुए, जैनेन्द्र, अज्ञेय और इलाचंद्र जोशी। कौन कौन से हुए? जैनेन्द्र, अज्ञेय और इलाचंद्र जोशी, जिन्होंने मनोविश्लेषणवाद के भावों को लेकर हिंदी में कहानियां लिखी। ठीक है, अब यह मनोविश्लेषणवाद क्या है इसे हम जब समझ लेंगे तो उन हिंदी कहानियों के रूप और उस भावबोध को भी समझ लेंगे जो उस दौर के कहानीकारों ने क्या किया था, अपनी कहानियों में दर्ज किया था। फ्राइड का यह मानना था कि मनुष्य का जो जीवन है वह जीवन उसकी मूलभूत प्रवृत्तियों से संचालित होती है, और वह मूलभूत प्रवृत्ति क्या है? काम भावना, जिसे हम लिबिडो कहते हैं। उनका यह मानना था कि काम भावना या लिबिडो मनुष्य के जीवन को बहुत यूं कह लें कि सर्वाधिक रूप में क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है, और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि किसी व्यक्ति के मन का अध्ययन सिर्फ चेतन स्तर पर नहीं किया जा सकता है। मनुष्य के मन की 2 अन्य अवस्थाएं भी होती हैं, अचेतन और अवचेतन। फ्राइड ने कहा कि मनुष्य का जो भावबोध है, जो विचार है, उसके जो क्रियाकलाप हैं, उसका बहुत सारा हिस्सा उसके अचेतन और अवचेतन मन के कारण से पैदा होता है। अब थोड़ा सा बता दूं आपको कि चेतन, अवचेतन और अचेतन क्या है, तब आप ज्यादा आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है ना। फ्राइड ने कहा कि जो चेतन मन है मनुष्य का वह संचालित होता है अचेतन या अवचेतन मन से, जो कि इसके 2 और रूप है, अचेतन और अवचेतन। चेतन क्या है? हम लोग जो सोचते हैं, जो हमारे मन में विचार आता है, हमारे मन में जो ख्याल आता है, जो भाव आते हैं, यह हमारा चेतन मन है। बहुत मोटे तौर पे समझा रहा हूँ, बहुत विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, बहुत सूक्ष्मता में नहीं जा रहा हूँ, मोटे तौर पे समझा रहा हूँ कि हम जो सोचते हैं, विचार करते हैं, जो भाव आता है, ख्याल आता है, कल्पनाएं आती हैं, यह सब क्या करता है? हमारा चेतन मन करता है। लेकिन इस चेतन मन को कठपुतली की तरह कोई ऐसी शक्ति है जो नचा रही है, और वह शक्ति है अचेतन और अवचेतन मन। ठीक है, जो कि चेतन को संचालित करते हैं। तो हम जो बात करते हैं, हम जो सोचते हैं, वह तो है चेतन मन, लेकिन इस चेतन मन को संचालित कर रहा है कोई अवचेतन मन। आप देखें कि अचानक से कभी कोई सोची गई बात सपने में क्यों दिख जाती है? दिख जाती है कि नहीं दिख जाती है? अचानक से ही आप कोई एक बात सोचें और पता चला कि अगले ही दिन वह बात आपको सपने में दिखाई दे रही है, या उससे जुड़ी हुई कोई कल्पना आपने की और वह बात आपके सपने में आ गई है। तो हमारे भावबोध और विचारों का बहुत सारा हिस्सा जो है वह अचेतन और अवचेतन मन में क्या होता है? जमा होता है, और वही भावबोध इस चेतन मन को क्या करता है? संचालित करता है। आप ठीक समझें कि हम यह सोच रहे हैं, कुछ भी जो भी विचार आ रहा है, यह चेतन मन है, लेकिन यह विचार कितनी फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, जैसे लगता है कि इसको कोई कंट्रोल कर रहा है, इसको कोई कठपुतली की तरह क्या कर रहा है? नचा रहा है, घुमा रहा है। तो इसको जो नचा रहा है, घुमा रहा है, वह क्या है? अचेतन और अवचेतन। ठीक है, और सिगमंड फ्राइड ने कई सारे प्रयोग किए, और उन प्रयोगों से बहुत सारे तथ्यों को क्या किया? प्रमाणित भी किया। और उनका एक बड़ा क्रेज, उनके प्रति एक बड़ी दीवानगी उस दौर में पैदा हुई, और उसी दीवानगी का परिणाम हुआ कि मनोविश्लेषणवाद के भावों को आधार बनाकर जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञेय और साथ के और तमाम सारे कहानीकारों ने इस दौर की कहानियों में मनोविश्लेषणवाद के भावों को, मनोविश्लेषण परक भावनाओं को आधार बनाकर कहानियों की रचना की। ठीक है, अब जो सिगमंड फ्राइड का जो मनोविश्लेषणवाद है, इससे संबंधित जो कहानियां, इस विचार से जो प्रभावित कहानियां हैं, उन कहानियों की विशेषता यह है कि उसमें कोई घटना नहीं होती है, ज्यादा घटनाओं की प्रधानता नहीं होती है। ठीक है, आई बात समझ में? कोई राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक स्थिति का चित्रण वहां देखने को नहीं मिलता है। मनुष्य के आंतरिक जीवन से संबंधित जो जटिलताएं हैं, जो भावबोध हैं, मनुष्य अलग अलग परिस्थितियों में कैसे सोचता है, कैसे विचार करता है, उसकी जो उलझने हैं,
ठीक है ना। आप सब भी कई तरह की उलझनों से गुजरते हैं कि नहीं गुजरते हैं? गुजरते हैं ना। कभी लगता है कि ये बात सही है, कभी लगता है कि ये बात सही है। आप द्वंद्व में भी फंसते हैं, आप कहते भी कि दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और कह रहा है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो ये जो दिल और दिमाग का जो असंतुलन है या जो संतुलन है या जो लड़ाई है, इस तरह की भावनाओं को आधार बनाकर मनोविश्लेषणवाद संबंधी कहानियां लिखी गई, ठीक है ना। इस तरह की कहानियों में घटनाओं का महत्व कम होता है, चरित्रों के जो अंतर्द्वंद हैं, उनकी आपसी जो गुत्थम गुत्थी है, चरित्रों की मन में चलने वाले जो तमाम तरह के द्वंद हैं, विचार हैं, संघर्ष हैं, वो संघर्ष इस धारा की कहानियों में देखने को मिलते हैं पात्रों और चरित्रों के माध्यम से, ठीक है। और इस दौर के प्रमुख कहानीकार हैं जैनेन्द्र, ठीक है। और जैनेन्द्र को हिंदी कहानी में मनोविश्लेषणवाद का प्रवर्तक कहानीकार भी माना जाता है, ठीक है। और जैनेन्द्र का यह मानना था कि समस्याएं सिर्फ बाहर नहीं होती हैं, मनुष्य के भीतर भी होती हैं, ठीक है। इसलिए उन्होंने अपनी कहानियों में मानव मन की जो सूक्ष्म परतें हैं, उसके जो अंतर्द्वंद हैं, उसकी जो चिंताएं हैं, उन चिंताओं को कहानियों का विषय बनाया, ठीक है। उनकी महत्वपूर्ण कहानी है पाजेब और खेल, ठीक है। और पाजेब कहानी में उन्होंने बताया है कि बच्चों पर बड़े कैसे अधिकार जमाते हैं, ठीक है। जब एक तरह का मनोविज्ञान ही होता है बड़ों का, अरे बच्चे हैं, है कि नहीं है, तो बच्चों पर बड़े किस तरह का अधिकार जमाते हैं, इस मनोविज्ञान की कहानी है, ठीक है। और खेल कहानी में उन्होंने पुरुष के जो विध्वंसक रूप है, ठीक है, उस विध्वंसक रूप का चित्रण किया है। और नारी की जो सर्जक प्रकृति है कि नारी कैसे सर्जक है, तो उसका जो द्वंद्व है, प्रकृति पुरुष का जो विध्वंसक रूप है और नारी का जो सर्जक रूप है, उस दोनों द्वंद्व को उन्होंने क्या किया है, इस कहानी में प्रस्तावित किया है, ठीक है। साथ ही साथ स्त्रियों का चरित्र चित्रण जैनेन्द्र की कहानियों की एक प्रमुख विशेषता है। उन्होंने स्त्री पात्रों की जो तमाम तरह की मुश्किलें हैं, उन मुश्किलों को अपनी कहानी में कैद किया है और बताया है कि कैसे स्त्री मुक्ति चाहती है, कैसे वह स्वतंत्रता की अधिकारी है और हमारे पितृसत्तात्मक मूल्यों ने कैसे उसके जीवन के अधिकारों से उसे वंचित किया है, उसे दबाया है। तो स्त्री मुक्ति की कामना भी जैनेन्द्र की कहानियों में स्त्री पात्रों के माध्यम से मुखरित होकर के सामने आई है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरे कहानीकार हैं इस धारा के, वह है अज्ञेय, ठीक है। अज्ञेय ने भी मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित होकर मनुष्य के अंतर्मन की जो तमाम सारी बातें होती हैं, जो द्वंद्व होते हैं, उन द्वंद्वों का अपनी कहानियों में चित्रण किया है, ठीक। उनकी कहानियां वैचारिक परिपक्वता की कहानी है, सूक्ष्म विश्लेषण की उनकी कहानियां हैं, ठीक। अज्ञेय की कहानियों पर सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद के साथ साथ सार्त्र के एक बड़े विचारक हुए सार्त्र, उनके अस्तित्ववादी विचारधारा का भी प्रभाव है, ठीक है। अस्तित्ववादी विचारधारा का यह मानना है कि जीवन में जो कुछ भी हो उसे क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। बहती नदी की तरह जीवन को भी बहते रहने देना चाहिए। और यह बात बहुत हद तक सच भी है, यह बात ठीक भी है कि हमें जीवन में जो कुछ भी हमारे सामने आए, हमारे जीवन में जो कुछ भी हमें मिले, दोनों बाहें फैलाकर उसका स्वागत करना चाहिए, ठीक है। सुख में जब अच्छे दिन हो तो बहुत ज़्यादा इतराना नहीं चाहिए, और बुरे दिन हो तो बहुत परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख के दिन भी गुजर जाएंगे और दुख के दिन भी गुजर जाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन को जीते हुए, जीवन में बहते हुए चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड नहीं होना चाहिए। जब हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं तो चीज़ों को हम होल्ड करने लगते हैं, कंट्रोल करने लगते हैं, और चीज़ें जब हमारे हिसाब से नहीं होती हैं तो हम दुखी होते हैं, ठीक है। अज्ञेय की एक बड़ी अच्छी कविता है, फूल को प्यार करो और झड़े तो झड़ जाने दो, जीवन का सुख लो देह मन और आत्मा की रचना से, और मरे तो मर जाने दो। यानी कि जो हो रहा है उसे पूरी शिद्दत के साथ स्वीकार करो, इस प्रक्रिया में जीवन खूबसूरत होता चला जाता है। तो सार्त्र का जो अस्तित्ववाद है वह इसी स्वीकार्य की बात करता है कि सब कुछ को हम क्या कर लें, स्वीकार कर लें। तो इस भावबोध से भी अज्ञेय ने कहानियां लिखी। उनकी दो कहानियां बड़ी प्रसिद्ध हैं, रोज और गैंग्रीन। रोज और गैंग्रीन नामक कहानी में अज्ञेय ने यह बताया है कि अगर जीवन में नयापन नहीं हो तो व्यक्ति हो या व्यक्ति के संबंध दोनों स्थिर नहीं होते हैं, वो टूटते हैं। तो जीवन में हमेशा नयापन घोलते रहिए, चीज़ों में हर समय कोई नई नई बात देखिए, कोई नई नई चीज़ देखिए। हर व्यक्ति में वह संबंध देखिए, वह प्रेम संबंध बहुत लंबा होता है, बहुत टिकाऊ होता है और बहुत ऊंचा होता है, जहाँ प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे में हर दिन कोई नई खूबसूरती देख लेते हैं, हर दिन कोई नई बात देख लेते हैं। जिस दिन आप अपने प्रेम संबंधों में
कोई नई खूबसूरती, कोई नई बात देखना बंद कर देते हैं, उस दिन से आपका प्रेम थोड़ा गिरने लगता है। तो घनानंद ने लिखा है कि नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारी। कितने महान प्रेमी हुए घनानंद। उन्होंने अपनी प्रेमिका के बारे में कहा है कि जब जब मैं देखता हूं उसे, वो हर बार मुझे कुछ नई नजर आती है, हर बार मुझे पहले से ज्यादा सुंदर नजर आती है। तो प्रेम को अगर ऊंचाई प्रदान करना चाहते हैं तो हमेशा कोई नई चीज, नई खूबी या नई खूबसूरती देखने की आदत हमें पालनी चाहिए। नहीं तो संबंध क्या हो जाते हैं, ऊब जाते हैं, हम थक जाते हैं, ठीक है ना। और वही थकान और वही ऊब हमारे प्रेम संबंधों को क्या कर देती है, समाप्त कर देती है, ठीक है। तो इस तरह की भावबोध से अनुप्राणित कहानियां जैनेन्द्र ने, अज्ञे ने लिखी। इलाचंद्र जोशी ने भी विभिन्न तरह की स्थितियों में पड़े हुए जो पात्र थे, उन पात्रों की मन स्थितियों का चित्रण करते हुए कहानियों की रचना की, ठीक है। तो ये हो गई प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी, ठीक है प्यारे बच्चों। हिंदी कहानी की विकास यात्रा का जो चौथा चरण है वह है नई कहानी, और उसकी समय सीमा है 1955 से 1960। इस दौर आप देखेंगे तो नई कविता का भी जन्म हो रहा था। नई कविता आंदोलन भी इसी दौर के आसपास कविता के दौर में चल रही थी। अब सवाल यह है कि नई कहानी क्यों, नाम क्यों। हर युग की कहानी पिछले युग की कहानी से थोड़ी नई होती ही है कि नहीं होती है। अब आप देखें कि प्रेमचंदोत्तर युग की जो कहानी है वो प्रेमचंद युग की कहानी से क्या है, अलग है कि नहीं है, ठीक है। तो या कविता के संबंध में भी आप देखें कि भक्ति काल की जो कविता है, रीतिकाल की कविता उससे अलग है, तो रीतिकाल की कविता नई हो गई। आधुनिक काल की जो कविता है वह रीतिकाल की कविता से अलग है, तो वह भी नई हो गई। तो नई का आधार प्रवृत्ति मूलक भी होता है और शैली मूलक भी होता है कि क्या ऐसी प्रवृत्तियां थी, क्या ऐसे भावबोध थे, कौन सी ऐसी शैली थी जिसके आधार पर इस दौर की कहानी को नई कहानी कहा जाता है। नई कहानी के जो प्रस्तावक कहानीकार थे, जिन्होंने इस कहानी आंदोलन की प्रस्तावना की थी, वो 3 लोग थे, ठीक है। वो लोग थे मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव। इन 3 लोगों ने, मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव ने नई कहानी का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। नई कहानी की पहली कहानी और पहला कहानीकार कौन है, इस पे भी विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे से नई कहानी का आगाज माना है, और डॉक्टर बच्चन सिंह ने मार्कंडेय की कहानी दादी को पहली नई कहानी की स्वीकृति दी है। लेकिन अब यह सामान्य सहमति बन गई है कि निर्मल वर्मा की कहानी जो परिंदे है उसे हिंदी की पहली नई कहानी माना जा सकता है, ठीक है। अब नई कहानी को नई कहानी क्यों कहते हैं, या नई कहानी की प्रवृत्ति क्या है, इसके 2 बिंदु है, उस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें पहली बात यह है कि पहले की कहानियों में कोई ना कोई उद्देश्य दिखाई देता था, कि किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके कहानियां लिखी जाती थी। लेकिन नई कहानी के दौर में यह बात खत्म हो गई। इस दौर के कहानियों का लक्ष्य था, कहानीकारों का लक्ष्य था कि जीवन की वास्तविकता को प्रदर्शित करना, जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत करना, किसी महान उद्देश्य को लेकर के कहानी लिखना। इस दौर के कहानीकारों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। आगे बात समझ में। दूसरी बात थी कि पहले की जो कहानियां थी उसमें कहानी के कथानक को बहुत महत्व मिलता था। कहानी का एक आरंभ होता था, एक मध्य होता था, एक क्लाइमेक्स ऊंचाई होती थी, और फिर कहानी एक परिणाम और सीख देते हुए क्या हो जाती थी, समाप्त हो जाती थी। इन्होंने कहा कि इस तरह के कथानक की कोई आवश्यकता नहीं है। इनका मानना था कि जब जीवन ही बिखरा हुआ है, जीवन में ही इतना बिखराव है, ठीक है। ये आजादी के बाद की कहानी है, समझिए, समय देखिए 1955 से 1960। यह वह दौर है जब देश आजाद हो चुका था और स्वतंत्रता प्राप्ति की एक जो कामना थी, जो एक आदर्श यूटोपिया था कि देश आजाद होगा तो ये होगा, वो होगा, ऐसी प्रगति होगी, ऐसी चीजें हम हासिल करेंगे। तो वह जो परिकल्पना थी, वह परिकल्पना भी क्या हो गई थी, धाराशायी हो गई थी। तो जो बेरोजगारी थी, भूखमरी थी, जो लाचारी थी, समाज का जो वास्तविकता थी, वह वास्तविकता सबके सामने दिखाई दे रही थी। तो इस दौर के कहानीकारों का यह मानना था कि हम किसी महान उद्देश्य को लेकर के या कथानक के क्रम को लेकर के कहानी नहीं लिखेंगे। जीवन ही बिखरा हुआ है, जीवन में ही इतना बिखराव है, तो अगर कथानक में बिखराव है तो इस बात से इन्हें कोई समस्या नहीं थी। इस दौर की कहानियों के जो कथानक है वो ऐसे ही बिखरे हुए जैसे समाज बिखरा हुआ है, जीवन बिखरा है, ठीक है ना। तो इस दौर के कहानीकारों ने कथानक पे कम ध्यान दिया। कथानक इस दौर की कहानियों में बिखरे हुए नजर आते हैं, ठीक है। जो नए दौर के कहानीकार है
वह कहानीकार किसी सामाजिक, राजनीतिक या दार्शनिक भावभूमि से प्रेरित होकर कहानी नहीं लिख रहा था। वह अपनी निजी अनुभूति के आधार पर कहानियां लिख रहा था। जैसा वह सच समाज में देख रहा था, जैसा वह अनुभव कर रहा था, उसी अनुभूति की सच्चाई और प्रामाणिकता के आधार पर कहानियां लिख रहा था। इसलिए भी इस दौर की कहानी को हम नई कहानी कहते हैं। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद जो हमारी मानसिकता थी, उस मानसिकता की स्थिति में परिवर्तन आया। अभी मैंने आपको बताया भी कि पहले हम यह सोचते थे कि आज़ाद होने के बाद क्या क्या हमारा एक जो स्वप्न था ना, पर बाद में देखा गया कि धीरे धीरे वह उस स्वप्न जो हमने देखा था, एक जो परिकल्पना की थी, उस परिकल्पना में कमी आई। बेरोजगारी, समाज की जो आर्थिक तंगहाली थी, लोगों की जो बदहाली थी, उस बदहाली को आधार बनाकर इस दौर के कहानीकारों ने कहानियां लिखी। ठीक है। नई कहानी में नगर बोध की प्रवृत्ति प्रमुखता से आई। नगर बोध की प्रवृत्ति की नगरों में रहने वाले जो लोग हैं, शहरों में रहने वाले जो लोग हैं, उनमें आपसी ईर्ष्या कैसे है, मेल भाव की कितनी कमी है, सामाजिक संबंध किस तरह से टूट रहे हैं शहरी लोगों में, उस भाव का भी चित्रण किया। इसलिए भी यह कहानी नई कहानी कहलाई। उसकी एक अलग विशेषता है। ठीक है। और नई कहानी की एक और जो महत्वपूर्ण बात है, वह नई कहानी यौन संबंधों की नैतिकता की पुनर्व्याख्या करती है। पहले की कहानियों में या यह मान्यता थी या परंपरा से भी ये चली आ रही है कि यौन संबंधों में, शारीरिक संबंध बनाने में एक निष्ठता होनी चाहिए और वह एक निष्ठता नैतिकता का आधार मानी जा सकती है। लेकिन इस दौर के कहानीकारों ने कहा कि नैतिकता का संबंध शारीरिक संबंध से नहीं है, नैतिकता का संबंध सामाजिक उत्तरदायित्व से है कि आपको जो जिम्मेदारी मिली है बतौर नागरिक, बतौर व्यक्ति, आप उस जिम्मेदारी को कैसे निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यौन संबंध ठीक ऐसे ही है, किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना, जैसे कि आपकी बाकी सारी इच्छाएं होती है। जैसे आपको भूख लगती है, जैसे आपको प्यास लगती है, जैसे आपको नींद लगती है, जैसे आपको डर लगता है, तो जैसे ये सामान्य मूलभूत भावनाएं जैसे आपके जीवन में है, वैसे ही शारीरिक संबंध बनाना भी उसी का एक हिस्सा है। और शारीरिक संबंध बनाने के आधार पर किसी व्यक्ति को आप नैतिक और अनैतिक नहीं ठहरा सकते हैं। ये भाव इस दौर की कहानियों में बहुत तेजी से क्या हुआ, प्रस्तावित हुआ। ठीक है। तो इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि नई कहानी पीछे की कहानी से कैसे अलग है और नई कहानी की मूलभूत प्रवृत्ति क्या है। नई कहानी के दौर के जो प्रमुख कहानीकार हैं और जो प्रमुख कहानियां हैं वो हैं मोहन राकेश। ठीक है। मोहन राकेश की प्रसिद्ध कहानी है एक और बादल, एक और जिंदगी, नए बादल, इंसान के खंडहर। ठीक है। राजेंद्र यादव की कहानी है जहां लक्ष्मी कैद है। ठीक है। टूटना उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है नई कहानी के दौर की। ठीक है। कमलेश्वर महत्वपूर्ण कहानीकार हुए, उनकी कहानी राजा निर्बंसिया। आज़ादी मुबारक और कस्बे का आदमी उनकी प्रमुख कहानी है। निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे। ठीक है। जलती झाड़ी और बीच बहस में। उषा प्रियंवदा की कहानी वापसी, जिंदगी और गुलाब के फूल। मन्नू भंडारी की कहानी मैं हार गई और यही सच है। इस दौर की प्रमुख कहानियां हैं और महिला कहानीकारों ने भी इस भावबोध को, जो भावबोध मैंने बताए, चाहे वह शारीरिक संबंधों की बात हो, व्यक्ति की निजी अनुभूति की बात हो, ठीक है, तमाम तरह के जो सामाजिक प्रतिबंध हैं स्त्रियों के ऊपर, उन प्रतिबंधों से निकलने की बात हो, इन सब भावनाओं को आधार बनाकर कहानी लिखी। इसलिए इस कहानी को नई कहानी कहा गया। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ में आ गया आपको। और अब है सबसे अंत में समकालीन कहानी, साठोत्तरी कहानी या विभिन्न प्रकार के कहानी आंदोलन। बहुत संक्षेप में उनका हम परिचय प्राप्त करेंगे और हिंदी कहानी की विकास यात्रा भी उसके साथ ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलो। नई कहानी के बाद की कहानी को समकालीन कहानी या साठोत्तरी कहानी कह दिया जाता है। और नई कहानी के बाद बहुत से कहानी आंदोलन हुए इस दौर में, जिसका परिचय हम एक करके प्राप्त करेंगे कि वो कहानी आंदोलन क्या थे और उन कहानी आंदोलनों का मूल भावबोध क्या था, वे कहानी आंदोलन किस प्रतिक्रिया में आए थे। इस प्रक्रिया में जो सबसे पहले कहानी आंदोलन का नाम आता है वो है अकहानी। क्या है? अकहानी। ठीक है। अकहानी आंदोलन का सूत्रपात 1960 के आसपास नई कहानी आंदोलन की प्रतिक्रिया में हुआ। नई कहानी आंदोलन जिसके बारे में अभी हम बातचीत कर चुके हैं, उसकी प्रतिक्रिया में अकहानी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। ठीक है। डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा को अकहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना है। कहा है कि उन्होंने स्वीकार किया है कि निर्मल वर्मा को अकहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना जा सकता है। ठीक है। इस कहानी आंदोलन की प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ जीवन मूल्यों का तिरस्कार मिलता है। जीवन के मूल्यों के प्रति बहुत सकारात्मक भाव इस दौर के इस आंदोलन से प्रेरित जो कहानीकार हैं उनकी कहानियों में देखने को नहीं मिलता है।
इस कारण इस दौर की कहानियों के जो पात्र हैं या जो कहानियों का जो भावबोध है उसमें ऊब है, तिरस्कार है, झुंझलाहट है, तमाम तरह की बौखलाहटें हैं। इन झुंझलाहटों, बौखलाहटों, ऊब आदि जो विषय हैं वो कहानी में बहुत गहराई से क्या हुए हैं, चित्रित हुए हैं। इस दौर की कहानियों में अतिशय आधुनिकता है, अत्यंत आधुनिकता, बहुत मतलब एक तरह से लाउड आधुनिकता है, लाउड मॉडर्निज्म है। और लाउड मॉडर्निज्म होने के कारण यह जो कहानी है वह समाज से कट गई है, समाज की चिंता से कट गई है, समाज की मुख्य धारा से कट गई है, समाज के विषयों से यह कहानी क्या हो गई है, कट गई है। और इस दौर की कहानियों में मनुष्य के संबंधों का जो चित्रण हुआ है वह संबंध बहुत भयावह, बहुत तकलीफ देह है। और जो पात्र और घटनाएं आई हैं उन घटनाओं और पात्रों में इस तरह के संबंधों का चित्रण किया गया है जिसमें मनुष्य कैसे उबता है, उसे किस तरह से तकलीफ होती है, कैसे पीड़ा होती है, इस तरह के विषयों को बना करके और कहानी आंदोलन के कहानीकारों ने कहानियां लिखी। एक और जो महत्वपूर्ण बात है अकहानी आंदोलन की, जिसको कि मैंने कहा अतिशय आधुनिकता से ही आप जोड़ करके देख सकते हैं, ठीक है, वह है यौन उन्मुक्तता। यानी कि जो सेक्सुअल जो कामुकता है, उस कामुकता की जो उन्मुक्तता है उसको बहुत गहराई से प्रस्तुत किया है कहानीकारों। यानी कि यौन चित्रों की उन्मुक्तता की भरमार देखी गई। कहानीकारों ने बताया कि कैसे पुरुष स्त्री आपसी सहमति से अगर शारीरिक संबंध बनाते हैं तो इस तरह के विषय उस दौर की कहानियों में बहुत तेजी से आए हैं, बहुत विस्तार से आए हैं। इसलिए कहा गया है कि यह कहानियाँ अतिशय आधुनिक कहानियाँ हैं जिसमें कि समाज का रूप कम देखने को मिलता है। ठीक है, इस दौर के प्रमुख कहानीकार हैं दूधनाथ सिंह, उनकी एक महत्वपूर्ण कहानी है सुखांत, गंगा प्रसाद विमल की कहानी विध्वंस, और रविंद्र कालिया की कहानी एक टूटी हुई औरत। तो अकहानी आंदोलन के ये कुछ प्रमुख कहानीकार और प्रमुख कहानियां हैं जिसे आप नोटबुक में दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, जो दूसरा कहानी आंदोलन है वह है समानांतर कहानी आंदोलन। ठीक है, और समानांतर कहानी आंदोलन के जो प्रवर्तक कहानीकार हैं उनका नाम है कमलेश्वर। ठीक है, कमलेश्वर कहाँ है? नई कहानी आंदोलन में भी क्या है, शामिल है। मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव। वहीं कमलेश्वर समानांतर कहानी के भी प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, और इसका जो समय है वह 1971-72 के आसपास माना जाता है समानांतर कहानी का। ठीक है, इस दौरान सारिका पत्रिका निकल रही थी। सारिका पत्रिका एवं समानांतर कहानी संग्रह आया था कमलेश्वर का, और उससे इस कहानी आंदोलन का प्रस्ताव कहानीकारों के समक्ष क्या हुआ, प्रस्तुत हुआ। और कमलेश्वर के साथ साथ इस कहानी आंदोलन से जो जुड़े हुए कहानीकार थे वह थे कामतानाथ, इब्राहिम शरीफ एवं सतीश जमाली। इस कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार थे। और इस कहानी आंदोलन के मुख्यतः दो पक्ष हैं। ठीक है, और पहला जो पक्ष है, ये कहानियाँ उन शक्तियों का उन्मूलन करती हैं, ठीक है, जो वर्तमान समाज में सामान्य आदमी को ऐसे माहौल में रहने के लिए विवश करती हैं जो कि दमघोटू हैं और बहुत उबाऊ हैं। ठीक है, और जहाँ पे मनुष्य की जो न्यूनतम आवश्यकताएं, जो न्यूनतम जरूरी चीज़ें हैं वह भी पूरी नहीं हो सकती हैं, इस पे बात करती हैं। और दूसरे पक्ष में यह कहानी आम आदमी के संघर्ष की बात करती है कि आम आदमी का संघर्ष कितना कठिन और कितना मुश्किल है। ठीक है, आई बात समझ में? समानांतर कहानी का बस इतना ही पक्ष। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा पक्ष है, तीसरा कहानी आंदोलन है, वह है सहज कहानी। तीसरा जो कहानी आंदोलन है वह है सहज कहानी, और इसके प्रवर्तक कहानीकार जो थे वो थे अमृत राय थे। हालांकि अमृत राय ने माना कि यह कोई कहानी आंदोलन नहीं है। ठीक, उनका यह दावा था कि इतने सारे जो कहानी आंदोलन हो रहे हैं, ठीक है ना, तो इस कहानी आंदोलनों के बरक्स विचारधाराओं को थोपने का प्रयास किया जा रहा है। तो उनका मानना था कि विचारधाराओं के थोपने के कारण जो कथा का जो मूल रस है, कथा का जो मूल मजा है, जो आनंद है, वह मूल मजा आनंद क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो अतः सहज विषयों पे सरल ढंग से कहानियां लिखी जाएं, यह इनका मानना था। और इसी प्रक्रिया में सहज कहानी आंदोलन का क्या हुआ, जन्म हुआ। ठीक है प्यारे बच्चे, इसके बाद है सचेतन कहानी। ठीक, सचेतन कहानी आंदोलन 1960 के बाद महीप सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, उनका कहना था कि नई कहानी और अकहानी जो आंदोलन है, ठीक है ना, तो इन कहानियों ने निरर्थकता बोध
का प्रस्ताव किया था समाज और पाठकों के समक्ष। इस तरह के निरर्थक भावबोध को प्रस्तावित किया था कि मनुष्य को क्या हुआ था, जीवन जीने की इच्छा उसकी क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। एक ऊब, एक खटास, एक निराशा, इस तरह के भावबोध उसके जीवन में आने लगे थे। सचेतन कहानी इसी प्रतिक्रिया स्वरूप उन कहानियों के जो भावबोध थे, निरर्थकता और ऊब, उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप संघर्ष और जिजीविषा का प्रस्ताव करती है। ठीक है, कि कैसे मनुष्य को जागरूक होना चाहिए, जागरूक समाज होना चाहिए। ठीक है ना, इसका प्रस्ताव किया और जीवन जीने की एक जो इच्छा जागृत हो सके, एक लालसा जागृत हो सके, इस विषय को प्रस्तुत किया। ठीक है, और इस दौर की कहानियों में शैलेश मटियानी की कहानी उसने नहीं कहा था, और साथ ही महीप सिंह की कहानी, ठीक है, प्रमुख है। महीप सिंह ने भी कुछ कहानियां लिखी, वो भी प्रमुख है, और शैलेश मटियानी की कहानी उसने नहीं कहा था। ये भी इस दौर की प्रमुख कहानी में शुमार किया जाता है। ठीक है, और अंत में कहानी आंदोलन का जो अगला चरण था, ठीक है, उसे कहा गया है सक्रिय कहानी आंदोलन। क्या कहा गया है? सक्रिय कहानी आंदोलन। थोड़े सक्रिय हो जाइए, आप थक गए हैं। ठीक है, सक्रिय कहानी आंदोलन। ठीक है, 1962 में 1962 में राकेश वत्स द्वारा सक्रिय कहानी आंदोलन का प्रस्ताव किया गया मंच पत्रिका के माध्यम से। ठीक है, इनका कहना था कि कहानीकारों को सिर्फ समस्याओं का चित्रण ही नहीं करना चाहिए, बल्कि उन समस्याओं से लड़ने का हौसला भी पाठक को देना चाहिए। और राकेश वत्स की कहानी है, महत्वपूर्ण कहानी है राकेश वत्स की, जिसका शीर्षक ही है हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। ठीक है, तो ये है सक्रिय कहानी। और सबसे अंत में कहानी आंदोलन का जो सबसे अंतिम कहानी आंदोलन है वह है जनवादी कहानी। क्या है? जनवादी कहानी। 8वें दशक के अंत में जनवादी कहानी आंदोलन की पृष्ठभूमि बनती है। ठीक है, सन 1982 में जनवादी लेखक संघ की स्थापना हुई और इसी प्रक्रिया में जनवादी कहानी का भी आगमन हुआ। ठीक है, और इस तरह की जो कहानियां हैं जो जनवादी कहानी आंदोलन के तहत लिखी गई, इन कहानियों का मूल विषय था कि जो सर्वहारा जो लोग हैं, जो शोषित पीड़ित जो मजदूर जो लोग हैं, उन पे किए जा रहे जो अत्याचार हैं या उनके ऊपर हो रहे जो शोषण हैं, उसको आधार बनाकर कहानियां लिखी गई। ठीक है, और शोषण के विरुद्ध, ठीक है, ये कहानियां शोषण के विरुद्ध संघर्ष पर बल देती हैं। ठीक है, और किसान की समस्या, मजदूर की समस्या, श्रमिकों की समस्या, शोषित पीड़ित वर्ग की समस्याओं का क्या करती हैं? चित्रण करती हैं। ठीक है, जनवादी कहानी जो है उनकी जो समस्याएं जीवन के बीच से निकलती हैं, जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आधार बनाकर जनवादी कहानियां लिखी जाने लगी। ठीक है, यह कहानी जो थी वह मूलतः आपको याद आ रहा होगा कि जो प्रेमचंदोत्तर कहानी युग है, जिसमें कि मार्क्सवादी कहानी विचारधारा, जो मार्क्सवाद की विचारधारा से प्रेरित होकर कहानियां लिखी गई, इस कहानी में भी मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित कहानियां लिखी गई। लेकिन इन कहानियों में मार्क्सवादी विचारधारा के साथ साथ अनुभव को भी क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। ठीक है, काशीनाथ सिंह, ठीक है, स्वयं प्रकाश, शिव मूर्ति, ठीक है, संजीव इस दौर के अत्यंत महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। शिव मूर्ति की एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है कसाईवाड़ा, ठीक है, वो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा और भी अन्य महत्वपूर्ण कहानीकार हुए जनवादी कहानी आंदोलन से संबंधित, जिनकी बहुत सारी प्रसिद्ध कहानियां हैं जो समाज के तमाम सारे जो रंग हैं जिसमें शोषित पीड़ित वर्ग है उसकी दशा का चित्रण किया गया है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो मुझे भी अब यह बात समझ में आ गई है कि अब आप 1 मिनट भी बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। ठीक है, लंबी क्लास हुई, लेकिन यह आवश्यक था कि हिंदी कहानी की पूरी विकास यात्रा को उस कहानी में हम क्या करें? समझ सकें। ठीक है प्यारे बच्चे, तो हिंदी कहानी की विकास यात्रा के कुल कितने चरण हैं? 5। प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर, नई कहानी और समकालीन साठोत्तरी या परवर्ती कहानी आंदोलन। परवर्ती कहानी आंदोलन में ये जो तमाम सारे आंदोलनों का जिक्र मैंने किया, उनके बारे में संक्षिप्त परिचय आप दे दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे? यस सर।